हेलो मेरे भाई, मैं हूं सौरभ सिंह और आज मैं आया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 लेकर के। इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूं आज कूलॉम्स लॉ के बारे में और एक आवेश की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। एग्जाम के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत मज़ा आएगा ये लेक्चर जब मैं स्टार्ट करूँगा तो। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे भाई ध्यान से इस लेक्चर को देखना। शुरू करते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, आज मैं कूलॉम्स लॉ के बारे में बताऊंगा। ये देखो, ये भाई साहब हमारे कूलॉम्स लॉ हैं। ठीक है, चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलॉम। ठीक है, इन्होंने एक अपना लॉ दे दिया चार्ज के ऊपर में, आवेश के ऊपर में। पूरी डिटेल से बात मैं करूंगा कि इन्होंने क्या लॉ लिखा है। ठीक है, ये देखो, इसने कुछ लिखा है कि मेरा नियम केवल बिंदु आवेश के लिए लागू है। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस लेक्चर में, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाना इस लेक्चर को। आज हमारे पास 2 टॉपिक है। ठीक है, और ये दो टॉपिक तुम्हारे दिमाग में बहुत ही खतरनाक तरीके से बैठाने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है मेरे भाई विद्युत। ठीक है, सबसे पहला जो टॉपिक है मेरे पास वो है क्या, वो है विद्युत आवेशों के गुणधर्म। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बच गई थी हमारे पास और उसी को मैं तुम्हें यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये काम नहीं कर रहा है यार। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी इसमें बच गई थी मेरे भाई। ठीक है, तो उसको आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, जिसका नाम है कूलॉम का नियम। ठीक है, कूलॉम्स लॉ, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से बैठ जाओ, लेक्चर का आनंद उठाओ। ठीक है, बहुत ही प्यार से बताने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके जुड़ जाना। नोट्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, तुम यहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आवेश का एक गुण, जिसको मैंने बोला था कि मैं एक अगले लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से। तो वो जो गुण है आवेश का, उसका नाम है आवेश का परिणामीकरण, जिसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है मेरे भाई, क्या टॉपिक है हमारा? टॉपिक है हमारा आवेशों का परिणामीकरण। ठीक है, आवेशों का परिणामीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, आवेश का ये कैसा गुण है? क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मेरे भाई इसको ज़रा ध्यान से समझना। ठीक है, तुम यहाँ पे कुछ सिक्के देख रहे हो। ठीक है, मैंने कुछ सिक्के लेके आया है इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझाने के लिए। तो मेरे भाई इसको ज़रा ध्यान से देखो एक बार, सारे दोस्तों इसको ध्यान से देखेंगे। क्या मेरे भाई ये तुम्हें 5 रुपये का सिक्का दिख रहा है क्या? क्या मेरे सारे दोस्तों ये 5 रुपये का सिक्का है? हाँ। क्या मेरे भाई ये 10 रुपये का सिक्का है क्या? सारे दोस्तों बताओ, क्या ये 10 रुपये का सिक्का है? बिल्कुल। ये मेरे भाई 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, और ये सारे दोस्तों 1 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, मैंने ये सिक्के को क्यों लाया है? ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं एक सवाल पूछूंगा, उस सवाल का जवाब एक बार सोचना और फिर बताना। ठीक है, ये कुछ सिक्के तुम्हारे सामने हैं। मैंने तुमसे पूछा कि मेरे दोस्त तुम क्या बताओ मुझे, 7 रुपये के सिक्के होते हैं क्या? क्या 7 रुपये के कॉइन है क्या? तो तुम सोचोगे और जवाब दोगे नहीं, 7 रुपये का तो कोई कॉइन नहीं होता है। क्या 7 रुपये का सिक्का होता है क्या हमारे पास? नहीं। क्या हमारे पास 25 रुपये के कोई सिक्के हैं क्या? क्या मुझे एक ऐसा सिक्का बताओ जिसकी वैल्यू 25 रुपये के बराबर है? क्या ऐसा कोई सिक्का है? नहीं, ये भी नहीं है। तो मेरे दोस्तों जो 25 रुपये के हैं वो सिक्के नहीं होते हैं, ना ही हमारे पास 7 रुपये के सिक्के हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर सिक्के हैं, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 1 रुपये और 2 रुपये। वैसे ही ठीक मेरे भाई आवेश में भी होता है। एक बॉडी के ऊपर जो आवेश होता है ना, आवेश, वो आवेश हर मात्रा में नहीं पाई जाती है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनना ध्यान से। मैंने ये बोला कि जैसे हमारे पास कुछ ही सिक्के हैं, ठीक है, हर तरह का सिक्का हमारे पास नहीं है। जैसे 7 रुपये के सिक्के नहीं है, ठीक है, 25 रुपये के सिक्के नहीं हैं, वैसे ही एक बॉडी के ऊपर जो आवेश पाया जाता है ना, वो आवेश हर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है मेरे भाई, मैंने बोला कि जो आवेश होता है एक बॉडी के ऊपर, ये आवेश, ठीक है, ये आवेश जो है ये मेरे भाई हर मात्रा में नहीं पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये हर मात्रा में नहीं पाया जाता है। क्या इतनी बातें समझ में आई? क्या मैंने क्या बोला? अब बात ये आती है कि अगर उस बॉडी पर आवेश हर मात्रा में नहीं पाया जाएगा तो इसका मतलब कुछ ही मात्रा में, कुछ पर्टिकुलर मात्रा में ही पाई जाएगी। ठीक है, जैसे हमारे पास सिक्के थे,
वैसे ही बॉडी के ऊपर आवेश होते हैं और इसी को बोला जाता है आवेशों का परिमाणीकरण। क्या बोलेंगे इसको मेरे दोस्त? इसको बोलेंगे आवेशों का परिमाणीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या मेरे सारे दोस्तों इतनी चीज़ें समझ में आई? क्या मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आवेश किसी बॉडी के ऊपर में हर मात्रा में नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। तुम अपने हिसाब से इसको आवेश हर मात्रा में नहीं दे सकते, कुछ ही आवेश इस बॉडी पर संभव है, ठीक है। अब मेरे दोस्त इस सवाल का जवाब मुझे बताओ कि मैंने तुम्हें ये बता दिया कि आवेश, ठीक है, आवेश हर तरह का आवेश एक बॉडी पर नहीं हो सकता। तो बात ये आती है कि अगर हर तरह का आवेश इस बॉडी पर नहीं हो सकता है तो इस बॉडी पर कौन सा आवेश हो सकता है और कौन सा आवेश नहीं हो सकता है, ये मैं कैसे पता करूं? ठीक है मेरे भाई, ये मैं कैसे पता करूं? मैं ये कैसे पता करूं कि इस बॉडी के ऊपर में कौन सा आवेश पाया जा सकता है और कौन सा आवेश नहीं पाया जा सकता है, ठीक है। तो मेरे भाई इसको ध्यान से देखना, आवेश पाया जा सकता है या फिर नहीं, इसको पता लगाने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसका नाम है Q = Ne, ठीक है मेरे दोस्त। क्या नाम है इसका? इस फॉर्मूला का नाम है Q = Ne, ठीक है मेरे भाई। क्या नाम है इसका? Q = Ne। जहाँ पे मेरे भाई Q जो है, ठीक है, Q जो है वो बॉडी के ऊपर आवेश है। Q का मतलब क्या हुआ? Q का मतलब मेरे दोस्त बॉडी के ऊपर आवेश हुआ। E का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। अब जरा गौर से सुनना, ये जो n है ना, n, ये एक इंटीजर है, ठीक है। ये एक मेरे भाई इंटीजर है। इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या, ठीक है मेरे दोस्त। इंटीजर का मतलब क्या होगा? इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक संख्या। तो किसी बॉडी के ऊपर में कोई आवेश रह सकती है या फिर नहीं रह सकती है, इसका डिसीजन हम इस फॉर्मूला से करते हैं। फॉर्मूला क्या था? Q = Ne, जहाँ पे Q का मतलब आवेश, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और N का मेरे भाई इंटीजर संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। मतलब कि N की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है मेरे भाई, 3 हो सकती है, -1 हो सकती है मेरे भाई, -2 हो सकती है। लेकिन n की वैल्यू मेरे भाई 3/4 नहीं हो सकती है, ठीक है। n की वैल्यू 2.1 नहीं हो सकती है। तो n एक इंटीजर है, एक पूर्णांक संख्या है। अब मैं मेन चीज़ पे आता हूँ, ठीक है। मुझे कैसे पता कि इस बॉडी पर वो आवेश पाया जा सकता है या फिर नहीं? तो मेरे भाई मान लो कि मैंने इस बॉडी पर एक आवेश दिया, ठीक है। मान लो मेरे भाई इस बॉडी पर मैंने बोला कि एक आवेश दिया, क्या ये आवेश इस बॉडी पर संभव है या फिर नहीं? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस फॉर्मूला का, ठीक है मेरे दोस्त। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करने पर n की वैल्यू निकालने पर अगर n की वैल्यू सिंपल मिलती है, 1 या 2 या 3 या 4 मेरे भाई या फिर 5, तब ये बॉडी पर ये आवेश पाया जा सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। अगर n की वैल्यू सिंपल आ गई, तो अगर n की वैल्यू बटे में आ गई या फिर पॉइंट में आ गई, तो वो आवेश उस बॉडी पर संभव नहीं होगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें समझा दिया, इसी को बोलते हैं आवेशों का परिमाणीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जैसे हमारे पास हर तरह के सिक्के नहीं होते हैं, कुछ ही सिक्के होते हैं हमारे पास, जैसे 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, 10 रुपये के सिक्के, ठीक है। हमारे पास 7 रुपये के सिक्के नहीं हैं, हमारे पास 15 रुपये के सिक्के नहीं हैं। वैसे ही एक वस्तु के ऊपर जो आवेश पाया जाता है वो हर तरह का आवेश उस वस्तु पर पाया नहीं जा सकता है, ठीक है। कुछ ही मात्रा में आवेश पाए जाते हैं और उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है Q = Ne, ठीक है। Q = Ne, ठीक है मेरे भाई। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। Q = Ne। अगर n का मान पूर्णांक संख्या हुआ 1 2 3 4 -5 -2, तब वो आवेश उस बॉडी पर पाया जाएगा। और अगर n का मान मेरे भाई बटा में आता है, ठीक है, या फिर पॉइंट में आता है, तब वो आवेश उस बॉडी पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त।
क्या इतनी सारी चीज़ें क्लियर है क्या? मैंने मेरे भाई जो भी चीज़ें समझाई तुम्हें, ठीक है, जो भी चीज़ें तुमको पढ़ाया है वो देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो सारे दोस्तों नोट्स की कोई चिंता नहीं है, ठीक है मेरे भाई, तुम नोट्स टेलीग्राम से जा करके ले सकते हो, ठीक है। जरा इसको ध्यान से एक बार पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, इसमें लिखा हुआ है क्या कि आवेश का परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है, ठीक है। आवेश का परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, ठीक है मेरे दोस्त। एग्जाम में आएगा तो क्या लिखेंगे, देखो इसमें लिखा हुआ है क्या कि प्रकृति में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला जो विद्युत आवेश है मेरे भाई वो कौन है। प्रकृति में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाले आवेश मेरे भाई किसके पास है, वो आवेश इलेक्ट्रॉन के पास है, ठीक है। दिख रहा है क्या ये, क्या मेरे भाई ये दिख रहा है क्या? मैंने ये बोला तुमको कि प्रकृति में, ठीक है, सबसे छोटा आवेश किसके पास पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, और प्रोटॉन के पास, जिसे क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, मूल आवेश बोलते हैं, फंडामेंटल चार्ज इसी को बोलते हैं। किसी भी वस्तु के ऊपर, ठीक है, पाया जाने वाला कुल आवेश जो होगा मेरे भाई सदैव इस मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होंगे, ठीक है। इस मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होंगे, यानी कि मेरे दोस्त इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, इंटीजर होना चाहिए। इसने ये बोला कि एक वस्तु के ऊपर में आवेश जो पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीजर मल्टीपल के बराबर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज के बराबर होते हैं, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश और उसी का मल्टीप्लाई करते जाओ 1 से 200 300 4 से 5 से 6 से, तो वो आवेश उस बॉडी पर पाया जाएगा, ठीक है। इसको जरा मेरे भाई ध्यान से पढ़ो, इसको एक बार ध्यान से पढ़ो। ये क्या है, ये है मेरे दोस्त किसी वस्तु पर पाया जाने वाला कुल आवेश जो होता है ना मेरे भाई, वो आवेश के पूर्णांक गुणज में होने के गुण को आवेश की परिमाणीकरण कहते हैं, ठीक है। तो कोई तुमसे पूछेगा कि आवेश का परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो हम उसको बहुत ही सिंपल जवाब देंगे कि किसी वस्तु पर पाया जाने वाला कुल आवेश मूल आवेश के पूर्णांक गुणज में होने के गुण को ही आवेश का परिमाणीकरण कहते हैं, ठीक है। एक बॉडी के ऊपर में हर तरह का आवेश नहीं मिल सकता है मेरे दोस्त, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर ही आवेश पाए जाते हैं और वो आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या है मेरे भाई, वो आवेश निकालने का फॉर्मूला है Q बराबर NE, जहाँ पे Q का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे मेरे भाई Q का मतलब होता है आवेश, ठीक है। Q का मतलब क्या हो गया, Q का मतलब हो गया आवेश। E का मतलब क्या हुआ मेरे भाई, E का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश, ठीक है। E का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। सारे दोस्तों यहाँ तक क्लियर है क्या? E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई N है। N की वैल्यू क्या हो सकती है मेरे दोस्त, N की वैल्यू पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है मेरे भाई। N की वैल्यू क्या होगी, पूर्णांक संख्या। N की वैल्यू मेरे भाई पूर्णांक संख्या होगी, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है मेरे भाई, ठीक है। ये टॉपिक तुमको बहुत ही अच्छे से दिमाग में चला गया। आगे बढ़े क्या सारे दोस्तों, बताओ मुझे आगे बढ़े क्या, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। अब मेरे भाई यहाँ पे एक बार देख लो, ठीक है, सारे लोग इसको देखेंगे ध्यान से। महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है मेरे भाई, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी बताया तुम्हें, आवेश का परिमाणीकरण का मतलब क्या होता है मैंने ये बताया। अब उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है मेरे दोस्त उसको मैं एक बार लिख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे भाई इसमें जो इम्पोर्टेंट है, उसने बोला कि आवेश जो होगा मेरे भाई वो सदैव परिमाणित होता है। क्या एक बॉडी के ऊपर में हर तरह का आवेश क्या मिलेगा कि नहीं भाई, ये एक फिक्स मात्रा में ही पाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। हर तरह का आवेश उस बॉडी पर नहीं पाया जाएगा, ठीक है। आवेश सदैव परिमाणित होता है, यानी कि फिक्स्ड होता है। किसी एक बॉडी के ऊपर में हर तरह का आवेश उस बॉडी पर नहीं हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। दूसरा मेरे भाई क्या है, देखो ध्यान से। दूसरा में इसने बोला क्या कि n का मान पूर्णांक होता है मेरे दोस्त, ठीक है। n का मान क्या होगा, ये जो फॉर्मूला तुमने पढ़ा था Q बराबर NE, जहाँ पे n का मान मेरे भाई क्या है, n का मान पूर्णांक संख्या है, ठीक है मेरे दोस्त। n का मान क्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब मेरे भाई माइनस में हो सकता है, ठीक है। 1 3 4 ये सब पूर्णांक संख्या है। क्या मेरे भाई 4/3 n का मान आ सकता है, नहीं, ठीक है मेरे भाई। 4/3 n का मान नहीं आ सकता है। अगला पढ़ते हैं तीसरा में। देखो मेरे सारे दोस्तों क्या है यहाँ पे, इसने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन का मान स्थिर रहता है। क्या मेरे भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर
इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश है वो फिक्स है क्या, 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है मेरे भाई, क्या तुम्हें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जो आवेश पाए जाते हैं मेरे भाई वो फिक्स होते हैं, और वो कितना होता है, E इक्वल्स टू माइनस 1.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है। चौथा पॉइंट में सारे दोस्तों ध्यान से देखेंगे क्या है, इसमें बोला गया कि किसी वस्तु पर भिन्नात्मक मेरे भाई आवेश नहीं पाया जा सकता है। क्या मेरे भाई n की वैल्यू, क्या n की वैल्यू 4/3 हो सकती है? नहीं मेरे दोस्त, ठीक है, n की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती है। तो उसने यही बोला है क्या कि किसी वस्तु पर भिन्नात्मक आवेश नहीं पाया जा सकता है। ठीक है मेरे दोस्त, n की वैल्यू 4/3 नहीं हो सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मेरे भाई ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है क्या, केवल सूक्ष्म स्तर पर परिमाणीकरण स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, मतलब तुम अगर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझना चाहते हो, फील करना चाहते हो, तो वो बहुत छोटे लेवल पर दिखता है। ठीक है, तुम्हारे पास बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं हैं, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज लाओगे तो तुम्हें साफ साफ दिखेगा नहीं, मतलब समझ में नहीं आएगा, बट वो आंतरिक लेवल पर, ठीक है, छोटे लेवल पर वो आवेश क्वांटाइज्ड है, आवेश परिमाणीकरण है, मतलब हर तरह का आवेश बॉडी पर नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन के आवेश के मल्टीपल में है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी। ठीक है मेरे भाई, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी। क्या ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में गया क्या? ठीक है, क्या ये टॉपिक तुम्हारे दिमाग में गया क्या? ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है सारे दोस्तों, ध्यान से देखना। अब आते हैं मेरे भाई, एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैं टॉपिक कराऊंगा, उसके सारे टॉपिक के ऊपर जो सवाल बन सकते हैं मेरे भाई, सवाल के द्वारा तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें डाल दूंगा ताकि तुम इसको कभी भी भूल नहीं पाओ। ठीक है, तो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया, ये एग्ज़ाम में बहुत आते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे सारे दोस्तों इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये देखो, नेक्स्ट रैंक। ठीक है मेरे भाई, यानी कि जो क्वेश्चन मैं बनाऊँगा, ठीक है, वो नेक्स्ट रैंक में आएगा। ठीक है, चलो तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है जरा ध्यान से समझते हैं। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन में बोला गया कि किसी वस्तु पर 5.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम आवेश है। ठीक है मेरे दोस्त, तो मेरे भाई तुम ये बताओ, एक वस्तु है, ठीक है, उस वस्तु के ऊपर में कितना आवेश दे रखा है? तो मेरे भाई Q इक्वल्स टू आवेश दे रखा है 5.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है सारे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है क्या? सारे दोस्तों क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? क्या ये चीज़ क्लियर है? उस बॉडी के ऊपर में कितना आवेश है मेरे भाई? उस बॉडी के ऊपर में आवेश है 5.6 गुने 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सारे दोस्तों आगे बढ़ेंगे सवाल को, क्या ये संभव है? तुमसे पूछा कि क्या ये आवेश इस बॉडी पर संभव है या फिर नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, इस बॉडी के ऊपर में मैं इतना आवेश देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इतना आवेश दूंगा तो क्या इस बॉडी पर ये आवेश संभव है, पॉसिबल है या फिर नहीं है? तो मेरे भाई ये बॉडी पर इतना आवेश पॉसिबल है या फिर नहीं, इसका पता हम कहाँ से लगाते हैं मेरे दोस्त? इसका पता लगाते हैं फॉर्मूला Q बराबर N। ठीक है मेरे दोस्त, इसका पता लगाएंगे हम इस फॉर्मूला से, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है मेरे भाई Q बराबर N इंटू E। ठीक है, क्या यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर है क्या? बहुत ही आसान है, इसका पता लगाएंगे हम Q बराबर N से। मेरे भाई Q का मान बताओ कितना है? Q का मान सारे दोस्तों लिखा हुआ है 5.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, N की वैल्यू मेरे भाई, N की वैल्यू क्या निकालनी है? इनटू इलेक्ट्रॉन का आवेश मेरे दोस्तों बताओ कितना होता है? तो सारे दोस्तों को पता होगा इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है मेरे भाई, तो जब भी क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि एक वस्तु के ऊपर में इतना आवेश पॉसिबल है या फिर नहीं है, तो हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे Q बराबर NE। ठीक है मेरे दोस्तों, Q बराबर NE। Q का मान हमें दे रखा था सवाल में 5.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम, बराबर हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है, E का मान पता है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है सारे दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या मेरे भाई? यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब निकालना है हमें, क्या निकालना है मेरे दोस्तों? हमें निकालना है N का मान। ठीक है मेरे भाई, तो N का मान क्या आ जाएगा? N का मान आ जाएगा, मैं इसको इधर भेज दूंगा, तो ये आ जाएगा 5.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, नीचे में मेरे भाई क्या है? नीचे में है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम।
अब सारे दोस्तों इसको ध्यान से देखो, क्या यहाँ पे कुछ चीज़ें कट रही है क्या? तो मेरे भाई ये कट जाएगी और ये आपस में कट जाएगी, ठीक है। 10 की पावर -19 ऊपर भी, 10 की पावर -19 नीचे भी, आपस में ये दोनों कट जाएगा। मेरे भाई एक पॉइंट मैंने इधर हटाया, एक पॉइंट मैंने इधर हटाया, पॉइंट भी हट गया। अब मेरे भाई इसको काटो, इसको मैंने काटा मेरे भाई, तो ये हो गया 28 दूनी 56, ठीक है। और ये मेरे भाई हो गया 8 दूनी 16, और मैं काटूंगा तो 7 चौके 8, और यहाँ पे मेरे भाई आएगा 2 चौके 8। तो मेरे भाई n का जो मान आया है वो आया है 7/2, ठीक है दोस्तों। n का मान कितना आ गया है? n का मान आ गया है 7/2। अब मेरे भाई ये बताओ, n का मान 7/2 आया है। आवेशों का परिमाणीकरण में बोला गया था कि अगर n का मान बटा में आ जाएगा, इसका मतलब कि वो आवेश उस वस्तु पर संभव नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अगर n का मान बटा में आ जाए तो ये जो आवेश इस बॉडी के ऊपर दिया गया था मेरे भाई, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। क्या मेरे सारे दोस्तों को ये चीज़ें क्लियर है क्या? कैसे चेक करेंगे कि ये आवेश इस बॉडी पर संभव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, सिंपल सा फॉर्मूला है। n की वैल्यू निकालनी है। अगर n की वैल्यू बटा में आती है तो आवेश पॉसिबल नहीं है। अगर n की वैल्यू मेरे भाई सिंपल आती है तो वो आवेश पॉसिबल है। यहाँ पे आवेश पॉसिबल नहीं है। तो मेरे भाई हम क्या उत्तर देंगे? हम देंगे कि ये आवेश संभव मेरे भाई संभव नहीं है, ठीक है। ठीक है सारे दोस्तों, ये आवेश संभव नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों कि ये आवेश इस बॉडी पर संभव नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ से आगे चला जाए, ठीक है। एक एक चीज़ मैं तुम्हारे दिमाग में डाल दूंगा, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है। सारे दोस्तों इस सवाल को तुम करना घर में, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 तुम सॉल्व करोगे घर में अपने, और मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के बाद, ठीक है, पहले एक बार मैं पढ़ लेता हूँ क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। किसी वस्तु पर मेरे भाई इतना आवेश धन आवेश है। हमसे पूछा गया सारे दोस्तों उस वस्तु पर मौलिक आवेश की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, इस सवाल को मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इसने बोला कि एक वस्तु पर धन आवेश है। तो मेरे दोस्तों धन आवेश कैसे होता है ये बताओ मुझे। अगर ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर, तो मेरे भाई इसका मतलब कि इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले गए हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मेरे भाई निकाले गए हैं, ठीक है। ये बात तो क्लियर है। अगर इस बॉडी पर प्लस आवेश है तो इसका मतलब हुआ कि इस बॉडी से आवेश सारे दोस्तों निकाले गए हैं, ठीक है। तभी तो प्लस चार्ज आएगा ना। मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तभी तो प्लस चार्ज आएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकाल लिया गया, इसके ऊपर मेरे भाई आ गया आवेश, और उस आवेश का मान क्या है दोस्तों? 4.8 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसने बोला कि मुझे बता दो उस वस्तु पर मौलिक आवेशों की संख्या। तो मेरे भाई मौलिक आवेशों का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है मेरे दोस्त। मुझसे पूछा इलेक्ट्रॉन का, मौलिक आवेश का मतलब मेरे भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब मेरे दोस्तों मुझे ये बताओ, ठीक है मेरे भाई, तुम ये बताओ कि अगर तुम फॉर्मूला लगाओगे Q बराबर, हमारे पास फॉर्मूला था N × E, ठीक है मेरे दोस्त। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था मेरे भाई Q = N × E। अब इस फॉर्मूला में तुम्हें Q पता है मेरे दोस्तों, E का मान भी पता है। मैं N निकालूंगा, और जैसे ही N निकालूंगा तो मेरे भाई मुझे मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है दोस्तों। मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा मेरे भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। मुझे मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलो सॉल्व करते हैं इसको। Q का मान सारे दोस्तों दे रखा है 4.8 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है मेरे भाई। N की वैल्यू हमें निकालनी है, और मेरे भाई E का मान पता हुआ है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? एक बार ध्यान से देख लो इसको, क्या यहाँ तक समझ में आई मैंने कैसे किया है? अब N का मान निकालने के लिए मेरे भाई मैं क्या करूँगा? N का मान निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा? इसको भेज दूँगा इधर, ठीक है मेरे भाई। इसको लेके जाऊँगा इधर। जैसे ही मैं लेके जाऊँगा तो मुझे मिलेगा 4.8 गुना 10 की पावर -19 कूलम बटा 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? अब तुम ध्यान से देखो, ये और ये कट जाएगा, ठीक है। 10 की पावर -19 ऊपर में, 10 की पावर -19 नीचे में, तो ये चीज़ तो कट गई। अब मेरे दोस्त यहाँ से पॉइंट हटाया मैंने, और यहाँ से भी पॉइंट हटा दिया, बात बराबर हो गई, ठीक है।
अब मेरे भाई n का मान कितना आ चुका है, n का मान आ चुका है सारे दोस्तों 48/16। क्या ये कट जाएगी मेरे भाई? हाँ ये कट जाएगी। 16 चौक 48, नहीं 16 48, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कितना आएगा ये आएगा 3। ठीक है मेरे भाई, 16 48। तो मेरे दोस्तों n का मान कितना आ चुका है? n का मान आ चुका है 3। सारे लोग मुझे ये बताएंगे अगर n का मान 3 है तो क्या मेरे भाई ये आवेश इस बॉडी पर संभव है या फिर नहीं है? पहले मुझे ये बताओ। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर n का मान 3 आया है सारे दोस्तों, तो क्या जो ये आवेश बॉडी को दिया गया था, क्या ये आवेश इस बॉडी पर संभव है या फिर नहीं है? तो बिल्कुल संभव होगा मेरे सारे दोस्तों, क्योंकि n का मान क्या है? n का मान 3 है। अगर n का मान 3 है, फ्रैक्शन में नहीं है, बटा में नहीं है, तो ये जो आवेश बॉडी को दिया गया था वो आवेश संभव होगा। ठीक है मेरे भाई, हमसे सवाल में पूछा क्या था? हमसे पूछा था संख्या बताओ। हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था संख्या बताओ। तो मेरे भाई ये जो n के मान आया है ना, यही हमारा संख्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये जो n का मान आया है यही हमारा क्या होगा? संख्या। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई मेरे भाई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 3 और ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, यानी कि एक बॉडी से मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उस बॉडी पर मेरे दोस्तों इतना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये सवाल ध्यान से मेरे भाई करना एक बार घर में। अच्छे से चीज़ों को करा रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत ही आराम से समझना, तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो सारे दोस्तों यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी तरह से ध्यान से देखते जाओ लेक्चर को, सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएगी। अब मेरे दोस्तों ये सवाल देखो, ये सवाल ज़रा एक बार पढ़ना। सारे दोस्तों ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे जो आपके एक स्क्रीन पर है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है ज़रा एक बार समझ ले। क्या इस क्वेश्चन में क्या है, क्या एक बार समझ ले सारे दोस्तों। क्वेश्चन में क्या है मेरे भाई? यदि किसी वस्तु पर, ठीक है दोस्तों, यदि किसी वस्तु पर 250 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हो तो मेरे भाई उस वस्तु पर कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई जब भी इस तरह का सवाल आता है ना, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है और वो है Q बराबर NE। ठीक है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला मेरे भाई क्या है? वो फॉर्मूला है Q बराबर NE। ठीक है दोस्तों, वो फॉर्मूला क्या है? Q बराबर NE। अगर मेरे भाई फॉर्मूला Q बराबर NE है, Q का मतलब क्या होता है सारे दोस्त बताएंगे? Q का मतलब होता है आवेश। ठीक है, Q का मतलब आवेश। मेरे भाई N का मतलब क्या है? N का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है दोस्तों, N का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E का मतलब क्या है मेरे दोस्तों? E का मतलब है इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब मेरे भाई तुमसे सवाल में क्या पूछा, देखो जरा एक बार। सवाल में सारे दोस्तों ये पूछा गया है कि तो उस वस्तु पर कुल आवेश क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, यानी कि इस बार हमें Q का मान चाहिए। तुम्हें n का मान दे दिया मेरे दोस्तों। n का मान कितना है? n का मान दे दिया 250 इलेक्ट्रॉन है ना, तो n का मान 250। मेरे भाई E का मान तुम्हें पता होता है, E का मान 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है सारे दोस्तों, तुम मुझे चार्ज निकालोगे। ठीक है, चार्ज तुम निकालना मेरे भाई, चार्ज तुम निकालना फॉर्मूला को देख करके, और चार्ज निकाल के मेरे सारे दोस्तों इसका आंसर कमेंट में कर देना। ठीक है, मैंने क्या बोला मेरे भाई? इसका आंसर तुम्हें निकालना है आराम से और कमेंट में लिख देना है। ठीक है, मैं चेक करूँगा तुम लोगों में से किसका आंसर सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो चुकी है। मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। अब मेरे भाई मेरे पास कुछ PYQ है। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, और ये प्रीवियस ईयर मैं नहीं तुम करोगे। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो क्या है। ये सवाल मेरे भाई बिहार बोर्ड 2021 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? Q बराबर NE। ठीक है मेरे भाई, Q बराबर NE में, ठीक है मेरे दोस्त, Q बराबर NE में n का मान संभव नहीं है। तो मेरे भाई n का मान कौन सा संभव नहीं होगा? चेक करो। क्या मेरे भाई Q का मान 4, n का मान 4 हो सकता है क्या? बिल्कुल, मैंने बोला था मेरे दोस्तों कि n जो है, n एक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में क्या होता है? -1, -2, 3, 4, ये सब के सब कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या। बस बटा में और पॉइंट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों 8 भी हो सकता है। ठीक है, 8 भी हो सकता है। मेरे भाई 4.2 क्या ये पूर्णांक है मेरे भाई? ये पूर्णांक नहीं है। 100 मेरे भाई हो सकता है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया था कि n का कौन सा मान मेरे भाई संभव नहीं है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। ठीक है, इसका आंसर मेरे भाई क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बहुत आसान था ये चीज़ें, सवाल बहुत आसान थी। ठीक है, सारे दोस्तों ध्यान से लेक्चर को देखते जाओ, एक भी PYQ मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, सारे PYQ मैं कराने वाला हूँ और वो तुम खुद करोगे। ठीक है, मैं नहीं करने वाला, तुम ही खुद करोगे। चलो मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सारे दोस्तों इस सवाल को करेंगे एक बार, सारे दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन को मेरे भाई ध्यान से करो, ये बिहार बोर्ड 2024 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, क्वेश्चन है 8 कूलम। ठीक है मेरे भाई, 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि मेरे भाई एक बॉडी के ऊपर में 8 कूलम का आवेश है। ठीक है मेरे दोस्त, एक बॉडी के ऊपर में 8 कूलम का आवेश है। हमें भाई बताना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n की वैल्यू पता करनी है। मेरे दोस्त हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, Q बराबर NE। ठीक है मेरे भाई, Q बराबर NE, मेरे पास तो एक ही फॉर्मूला है ना, Q बराबर NE। इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे। ठीक है सारे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है क्या? इसी फॉर्मूला का यूज़ करके हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हमसे पूछा क्या कि 8 कूलम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। कैसे निकालोगे मेरे भाई, देखो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था दोस्त Q बराबर NE। Q का मान कितना है मेरे भाई, 8 कूलम। N का मान मेरे भाई नहीं पता, निकालना है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है मेरे भाई, डर गया यार, वो होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है मेरे दोस्त, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 8/1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम। मेरे दोस्तों मैं ये पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर में एक 10 जाएगा मेरे भाई। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, 8 दूनी 16 और 2 पचे 10। ठीक है मेरे दोस्त, ऊपर आ गया 5। अब मेरे भाई मैं जब इसको 10 की पावर -19 को ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे भाई पावर हो जाएगा प्लस में और आ जाएगा ये 10 की पावर +19। ठीक है दोस्तों, क्या आ गया, 10 की पावर +19। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मेरे भाई 5 गुना 10 की पावर +19 होगी, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, ठीक है सारे दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है क्या? ऑप्शन को ध्यान से खोजो और जो ऑप्शन है हमारा भाई वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 10 की पावर +19। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए में है 5 गुना 10 की पावर 19, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? आसान लग रहा है ना, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ईजी है। ठीक है, इसी तरीके से देखते जाओ, ये चैप्टर मैं हलवा करा दूंगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है दोस्तों, ये आओ, ये क्वेश्चन करो। बहुत PYQ मेरे पास, टेंशन लेने का नहीं है। जितने PYQ आया है इस चैप्टर में, इस टॉपिक से सारे के सारे मैं कवर कराऊंगा। तुम्हें BBD गाइड, क्वेश्चन बैंक, ये सब कुछ नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ इस लेक्चर को ध्यान से देखो, सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूँ। मेरे भाई ये क्वेश्चन आया था बिहार बोर्ड 2023 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन है आवेश के परिमाणीकरण द्वारा क्या है। ठीक है, मतलब आप आवेश के परिमाणीकरण का मतलब क्या समझते हो। ठीक है, ऑप्शन को मेरे भाई ध्यान से पढ़ो। पहला ऑप्शन है आवेश का सृजन, मेरे दोस्तों पहला ऑप्शन है आवेश का सृजन नहीं किया जा सकता है, मतलब मेरे भाई आवेश को नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एक आवेश का खंड नहीं किया जा सकता है, मतलब मेरे भाई एक आवेश को नष्ट नहीं कर सकते हैं। केवल धन आवेश होता है मेरे भाई, केवल ऋण आवेश होता है मेरे भाई। अब मुझे ये बताओ, जो आवेश के परिमाणीकरण है मेरे भाई, उसके द्वारा क्या है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A, B, C और D में ध्यान से देखो और मुझे बताओ। ठीक है, केवल धन आवेश होता है मेरे दोस्तों, केवल ऋण आवेश होता है, इसका कौन सा आंसर सही होगा, ध्यान से देखो। तो मेरे भाई सबसे पहले तो केवल धन आवेश ये नहीं होगा। ठीक है, और केवल ऋण आवेश मेरे भाई ये भी नहीं होगा। अब बचा 2 ऑप्शन। तो मेरे दोस्तों आवेश का सृजन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और एक आवेश का खंड नहीं किया जा सकता है, और इसने पूछा है आवेश के परिमाणीकरण द्वारा क्या है। तो मेरे भाई ये कैसा सवाल है, ऑप्शन तो दिया ही नहीं इसने। C और D तो होगा नहीं। A और B आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में बता रहा है। ठीक है, A और B मेरे दोस्तों आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि आवेश को ना तो बना सकते हैं और ना ही खंड कर सकते हैं। परिमाणीकरण तो फिक्स मात्रा में आवेश पाया जाता है ना, तो आवेश का सृजन नहीं किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन में मेरे भाई ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B
मेरे ख्याल से दोनों सही है, ठीक है। आवेश का सृजन नहीं किया जा सकता है, मतलब नहीं बना सकते हैं, और मेरे दोस्तों एक आवेश का खंड नहीं किया जा सकता है, मतलब इसको नष्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ऑप्शन थोड़ा सा इसमें अच्छे से देना चाहिए था, बट कोई नहीं, अगर ऑप्शन दिया है तो हम ए और बी दोनों में आंसर लगाएंगे हमारा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल आते रहते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, और बिहार बोर्ड में बहुत ही ईजी क्वेश्चन आते हैं। आगे चलता हूँ मैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 मेरे दोस्तों सब्जेक्टिव है, और ये लघु उत्तरीय में आया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 सब्जेक्टिव है मेरे भाई, और ये आया था लघु उत्तरीय में 2022 में, ठीक है मेरे दोस्तों। इसने बोला क्या, उदाहरण सहित सिद्ध कीजिए कि 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन द्वारा दिया गया कुल आवेश मेरे भाई -1.6 कूलम है, ठीक है। इसको प्रूफ करना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखो सबसे पहले इसने बोला क्या कि एक बॉडी है मेरे दोस्तों, इस बॉडी को कितना इलेक्ट्रॉन दिया गया, इस बॉडी को दिया गया 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मेरे भाई इसको दिया गया 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया गया, ठीक है दोस्तों। अब बोला कि जब इतना इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा दोस्तों, उस आवेश का मान है -1.6 कूलम, ठीक है मेरे दोस्त। क्या आएगा, -1.6 कूलम। ये माइनस क्यों आएगा मेरे भाई, क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, ठीक है, तुम इलेक्ट्रॉन मेरे भाई दे रहे हो, और अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लेती है तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, ठीक है। ये तो सवाल में बोल दिया कि हमने इतना इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना आवेश आ गया। मेरे भाई हमसे पूछा गया कि आप इसको सिद्ध करो, प्रूफ करो, ठीक है, प्रूफ करो कि इतना इलेक्ट्रॉन देने से इतना आवेश उत्पन्न हुआ। कैसे करें मेरे भाई, प्रूफ कैसे करें? तो मेरे भाई हमारे पास एक ही फॉर्मूला है ना, Q बराबर N, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है Q बराबर N इंटू E। तो मेरे भाई इसको प्रूफ कैसे करेंगे दोस्तों, प्रूफ कैसे करेंगे मेरे भाई? प्रूफ करने का सिंपल तरीका है कि इस फॉर्मूला से आवेश, मेरे दोस्तों इस फॉर्मूला से आवेश का मान निकालो। तो आवेश का मान क्या आएगा मेरे भाई, Q बराबर N का मान कितना है मेरे दोस्त, N का मान है 10 की पावर 19। तो मैंने लिख दिया 10 की पावर 19 गुना इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना होता है मेरे दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश होता है 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो Q बराबर मेरे भाई 10 की पावर 19, ठीक है, गुना 1.6। अब मेरे भाई इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ 1/10 की पावर 19, तो देखो पावर जब नीचे आएगा ना तो वो प्लस हो जाएगा। अब मेरे दोस्तों ये और ये तो कट गया ना, एक नीचे था एक ऊपर था, ये और ये कट गया। तो मेरे दोस्तों Q का मान कितना आ गया, Q का मान आ गया मेरे भाई 1.6, और मेरे भाई इसमें इलेक्ट्रॉन दिया गया तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है। Q बराबर -1.6। क्या मेरे दोस्त इसका मान और ये जो सवाल में दे रखा था उसका मान सेम है? क्या मेरे भाई मैंने जो फॉर्मूला से मान निकाला है और जो मान सवाल में दे रखा है, क्या दोनों का मान सेम है मेरे दोस्त? अगर सेम है तो मैं बोलूँगा कि ये मैंने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, ये मैंने मेरे भाई प्रूफ कर दिया है, ठीक है दोस्तों, ये मैंने प्रूफ कर दिया है। क्या इतनी बातें तुम्हें समझ में आ रही है? क्या चीज़ें बहुत आसान है, ठीक है, बशर्ते ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ, सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 करने के बाद ये देखो एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आवेश के 2 भौतिक गुणों को लिखें, ठीक है मेरे भाई, आवेशों के 2 भौतिक गुणों को लिखें। मैंने बहुत सारे भौतिक गुण बताए हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर ये सवाल तुमसे पूछा जाए कि आवेशों के 2 भौतिक गुण लिखे, तो तुम खास करके इन गुणों को ध्यान से लिखना, ठीक है। तुमसे सवाल में पूछा कि आवेशों के 2 भौतिक गुण को लिखे, मैंने बहुत सारे गुणों के बारे में बताया, बट ये सवाल जब आएगा तो तुम इन दोनों को लिखना ध्यान से, ठीक है। क्या है मेरे भाई? पहला गुण है आवेशों का परिमाणीकरण, जो मैंने इस लेक्चर के शुरुआत में बताया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दूसरा मेरे दोस्त आवेश संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मेरे भाई ये क्या है? प्राकृतिक में विद्युत आवेश सदैव मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के रूप में पाया जाता है, अर्थात किसी वस्तु के ऊपर जो कुल आवेश होता है मेरे दोस्तों, वो फॉर्मूला से निकाला जाता है, Q बराबर ±N, ठीक है मेरे दोस्तों, ये निकालने का फॉर्मूला है Q बराबर ±N। दूसरा गुण को मैंने लिखा मेरे भाई, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत। ये क्या होता है मेरे दोस्त? किसी पृथक निकाय में कुल विद्युत आवेश मेरे भाई
सदैव नियत रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है, और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? आवेश संरक्षण का मतलब आवेश को ना तो बना सकते हैं, ना ही तो उसको नष्ट कर सकते हैं, और ना ही तो उसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने लिख दिया है। इस सवाल का बहुत ही बेहतरीन आंसर मैंने दिया है, ठीक है। इसको ध्यान से कॉपी में लिख लेना, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आ चुका था, ठीक है मेरे दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, सारे लोग ध्यान से देखना, ठीक है। तो आगे क्या है मेरे पास, अब जो देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अब मैंने जितने भी आवेशों के भौतिक गुण बताए थे तुम्हें, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में मैंने बताया था एक, उन सभी को मैंने एक जगह पे लिख दिया है मेरे भाई। आवेशों के गुणधर्म को मैंने एक जगह तक लिख लिया है। टोटल मेरे भाई 9 गुण हैं, ठीक है। आवेशों के मेरे भाई टोटल 9 गुण मैंने बताया है। इसको एक बार ध्यान से कर लेना। मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ा दिया है तुम्हें पीछे, बस मैं सभी को एक तरह लिख दिया हूँ ताकि तुम्हें याद करने में परेशानी ना हो। तो मेरे दोस्तों तुम्हारा ये काम हुआ कि इन सभी गुणों को ध्यान से कॉपी में लिख लो और उनको याद कर लो, एक बार अच्छे से पढ़ लो, ठीक है मेरे भाई। ये हमारा आवेशों के गुण का टॉपिक हुआ ख़त्म, ठीक है दोस्तों। ये हमारा आवेशों के गुण का टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं आता हूँ अपने दूसरे टॉपिक पे, ठीक है मेरे भाई। दूसरा टॉपिक क्या था? दूसरा टॉपिक मेरे दोस्तों ये था, दूसरा टॉपिक मैंने ये बताया था कूलाम के नियम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है मेरे दोस्तों। ये जो कूलाम के नियम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तुम्हें डायग्राम में जो जिनका पिक्चर दिख रहा है, ठीक है, बताओ वो कौन है? चलो तो समझते हैं इसको। कूलाम का नियम का मतलब क्या होता है सारे दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। कूलाम भाई साहब कौन है? पहले ये देखो, ये हमारे कूलाम सर हैं, ठीक है। कूलाम सर है, इनका पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम, ठीक है मेरे दोस्तों। इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम। इन्होंने 1785 ईस्वी में एक अपना लॉ दिया, ठीक है मेरे भाई। कूलाम ने 1785 ईस्वी में अपना एक नियम दिया आवेशों के ऊपर, ठीक है मेरे दोस्त। आवेशों के ऊपर में अपना एक नियम दिया। इन्होंने क्या बोला, इनका क्या नियम है, उसको पढ़ने से पहले मेरे भाई ये बोल रहे हैं कि यह केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू होता है। मतलब मेरे भाई कूलाम साहब ने ये बोला कि मेरा जो नियम है, नियम क्या है मैं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पहले ये बता रहे हैं कि जो मेरा जो नियम है ना, वो नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए ही लागू है, ठीक है। तो इस बात को बहुत ही ध्यान से अपने दिमाग में डाल लो कि जो कूलाम का नियम है वो केवल पॉइंट चार्ज यानी कि बिंदु आवेश के लिए ही लागू होता है। अगर बिंदु आवेश नहीं है मेरे भाई तो फिर कूलाम का नियम नहीं लगने वाला है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? अब मेरे भाई समझते हैं कि जो कूलाम भाई साहब थे उन्होंने क्या नियम दिया था, ठीक है। तो सारे दोस्तों ज़रा ध्यान से समझेंगे कि कूलाम भाई साहब ने क्या बताया था। ये देखो ध्यान से, ये यहाँ पे क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पे ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एक बिंदु आवेश है। कौन सा आवेश है? बिंदु आवेश है, छोटा सा आवेश है यानी कि बिंदु आवेश है। तो मेरे भाई कूलाम ने क्या बोला था कि मेरा रूल कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे दोस्तों बिंदु आवेश होगा। बट मुझे ये बताओ क्या इसमें और इसमें मेरे भाई कूलाम का नियम लगेगा क्या? अब मैं पूछता हूँ तुमसे मेरे दोस्त कि क्या इस बॉडी में, ठीक है, और इस बॉडी में दोनों के ऊपर चार्ज है, ठीक है मेरे भाई। मान लो एक Q1 चार्ज है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, तो यहाँ पे क्या कूलाम का नियम लगेगा मेरे दोस्त? बताओ मुझे ध्यान से, क्या यहाँ पे कूलाम का नियम लगेगा? तो मेरे भाई कूलाम का नियम तभी लगाते हैं जब दोनों बिंदु आवेश हो। पहला वाला में दोनों बिंदु आवेश है, यहाँ पे कूलाम का नियम लग जाएगा। यहाँ पे मेरे भाई बिंदु आवेश तो नहीं दिख रहा है, क्या ये बिंदु आवेश है? नहीं, ये तो बड़ा है। तो अगर मेरे भाई ये बिंदु आवेश नहीं है, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मेरे भाई ये बिंदु आवेश नहीं है तो क्या यहाँ पे कूलम का नियम लगेगा मेरे भाई? नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कूलम का नियम नहीं लगा सकता हूँ, ठीक है। ये दोनों बड़ी बॉडी है, बड़ा सा बॉडी है, इसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे कूलम का नियम नहीं लगा सकता। क्या मेरे सारे दोस्तों केस नंबर 3 में बताओ, क्या यहाँ पे मैं कूलम का नियम लगा सकता हूँ या फिर नहीं? तो मेरे भाई आंसर बहुत आसान है। मैंने अभी ये बताया कि अगर ये बिंदु आवेश नहीं है,
अगर ये बिंदु आवेश नहीं है तो मेरे दोस्तों तुम कहोगे कि यहाँ पे कूलम का नियम नहीं लगेगा। बट मेरे भाई ध्यान से सुनना है इसको, अगर वो बिंदु आवेश नहीं है बट गोलाकार वस्तु है, ठीक है, गोलाकार बड़ी वस्तु है, ठीक है, बिंदु आवेश नहीं है बट ये गोलाकार बड़ी वस्तु है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना मेरे भाई ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यहाँ पे दोनों बिंदु आवेश नहीं है बट ये गोलाकार बड़ी वस्तु है, ये भी गोलाकार बड़ी वस्तु है, और मेरे भाई सबसे ज़रूरी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इनके बीच की जो दूरी है मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर दो गोलाकार बड़ी बॉडी के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है तो मेरे भाई मैं इन दोनों को बिंदु वस्तु जैसा मान सकता हूँ, ठीक है मेरे दोस्त। मैं इस बड़ी बॉडी को बिंदु वस्तु जैसा मान सकता हूँ, और अगर मेरे भाई मैंने इसको बिंदु वस्तु माना, ठीक है, तो दोस्तों मैं यहाँ पे कूलम नियम लगा सकता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कूलम नियम लगा सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई। पहले ये चीज़ें अपने दिमाग में बैठा लो अच्छी तरीके से कि कूलम का नियम केवल बिंदु आवेश पर काम करता है, ठीक है। ये देखो बिंदु आवेश, तो यहाँ पे कूलम का नियम लगा सकते हैं मेरे भाई। ये बिंदु आवेश नहीं है, ये एक बड़ी बॉडी है, ये भी मेरे भाई एक बड़ी बॉडी है, और अगर इसके बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम है मेरे भाई तो कूलम का नियम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन मेरे भाई गोलाकार बड़ी बॉडी है बट उनके बीच की दूरी मेरे भाई बहुत ज़्यादा होगी, तो उन गोलाकार वस्तु को मैं बिंदु मान करके कूलम का नियम लगा सकता हूँ, ठीक है। ये बातें अपने दिमाग में रख लो, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? आगे बढ़ूँ क्या? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सारे दोस्तों ध्यान से देखना, मैं आगे जा रहा हूँ। अब आते हैं कि कूलम ने क्या बोला था, ठीक है दोस्तों। कूलम ने क्या बोला था, कूलम का नियम क्या था, ठीक है। मैंने बताया कि कूलम का नियम कहाँ लगाएंगे कहाँ नहीं लगाएंगे। अब बारी है कि कूलम ने बोला क्या था मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मैं उसको बताने वाला हूँ कूलम ने क्या बोला था, ठीक है। सारे लोग ध्यान से देखेंगे। तो मेरे भाई कूलम ने बोला कि मेरा रूल तभी लगेगा जब आवेश जो है वो रेस्ट पर होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। वो आवेश स्थिर होना चाहिए। अगर आवेश गति कर रहे हैं तो मेरे भाई मेरा रूल नहीं लगेगा, ठीक है। कूलम का रूल नहीं लगेगा। तो कूलम का रूल लगाने के लिए ज़रूरी है कि दोनों वस्तु रेस्ट पर होना चाहिए। दूसरा कंडीशन मेरे भाई ये कहता है कि आवेश बिंदु आवेश होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। आवेश कैसा होना चाहिए? बिंदु आवेश। ये देखो दोस्तों, ये बिंदु आवेश है, यहाँ पे लग जाएगा। ये मेरे भाई बिंदु आवेश नहीं है, बट इसके बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, अगर इसके बीच का डिस्टेंस मेरे भाई बहुत ज़्यादा है तो भी यहाँ पे मैं कूलम का नियम लगा सकता हूँ। अब मैं आता हूँ मेरे भाई कि कूलम का नियम क्या है। एक बार ज़रा इसको पढ़ लेते हैं मेरे दोस्तों। कूलम का नियम बड़े आकार के गोलाकार आवेशित पिंडों पर भी लागू किया जा सकता है। ध्यान से सुनना कि बड़े आकार के गोलाकार आवेशित पिंडों पर भी लागू कर सकते हैं, बशर्ते उनके बीच की दूरी जो है उनके आकार की तुलना में बहुत अधिक होना चाहिए मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं एक बड़े आकार के गोलाकार आवेशित पिंडों पर भी कूलम का नियम लगा सकता हूं, लेकिन ध्यान में रखना है कि दोनों की बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक गोलाकार पिंड को एक बिंदु आवेश मान सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। और ऐसा माना जाता है कि उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है सारे दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब मैं 2 स्लाइड और बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद फिर इस लेक्चर को ख़त्म करूंगा, ये टॉपिक को ख़त्म करूंगा, और फिर इसके बाद अगले लेक्चर में बहुत ही ध्यान से आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कूलम का नियम क्या है इसको समझ लो एक बार। कूलम का नियम कहाँ पे लगेगा मैंने ये बता दिया। अब कूलम ने क्या बोला, तो मेरे भाई कूलम ने ये बताया कि जब दो सेम तरह के आवेश होते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, जब 2 सेम तरह के आवेश होते हैं तो जब वो दोनों सेम तरह के आवेश को पास लाया जाएगा तो ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, ठीक है मेरे भाई। क्या देते हैं? ये एक दूसरे को धक्का देते हैं, ये एक दूसरे को दूर भेजाते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक दूसरे को धक्का दे करके दूर भेजाना चाहते हैं।
लेकिन मेरे भाई जब मैं दो अलग अलग आवेश को पास लाऊंगा, ठीक है, एक पर प्लस आवेश एक पर माइनस आवेश, और जब मैं दोनों को साथ लाऊंगा तो मेरे दोस्तों ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है मेरे भाई, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? क्या अगर सेम आवेश है मेरे दोस्तों तो वो धक्का देंगे, विकर्षित, और अगर आवेश डिफरेंट है मेरे भाई, एक पर प्लस और एक पर माइनस, तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है क्या? तो पहला बात कूलम ने ये बोल दिया कि सेम आवेश तो विकर्षण, विपरीत आवेश तो आकर्षण। फिर उन्होंने क्या बोला मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या बताया, ध्यान से देखो यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे पास कोई दो आवेश है, ठीक है दोस्तों, अगर हमारे पास कोई दो आवेश, एक पर मैं बोल देता हूँ Q1 आवेश और एक पर Q2 आवेश है, ठीक है मेरे भाई, इसके बीच का डिस्टेंस R है, तो कूलम ने बोला कि जो दोनों के बीच में बल लगता है ना, वो बल दोनों के चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, कूलम ने दो बातें बोली। एक बात है उसने बोली कि अगर दो आवेश को r दूरी पर रख दिया जाए, ठीक है, तो उनके बीच में लगने वाला बल दोनों के आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, दोनों के आवेशों के गुणनफल के बराबर होता है। फिर उसने बोला मेरे भाई कि और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है मेरे भाई, उनके बीच की जो दूरी है वो दूरी के व्युत्क्रम, दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रम होते हैं। ठीक है, ये देखो 1/r स्क्वायर है और यहाँ पे समानुपाती होते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं इस दोनों स्टेटमेंट को मिला दूं, ठीक है दोस्तों, कूलम नियम में ये बोला गया कि अगर दो आवेश हैं, एक पर चार्ज Q1 एक पर चार्ज Q2 और डिस्टेंस r है, तो मेरे भाई जो उनके बीच में जो बल काम कर रहा है उस बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, और मेरे भाई उसके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब मेरे भाई दोनों को अगर मैं मिलाऊंगा, ठीक है दोस्तों, अगर मैं दोनों को मिलाऊंगा, सारे दोस्तों ध्यान से देखना, अगर मैं इन दोनों को मिलाऊं, ठीक है, इन दोनों बातों को मिलाऊंगा मेरे भाई, तो F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है क्या? F समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 और बटा में R स्क्वायर को मैंने दोनों को मिला के लिख दिया है। अब मेरे दोस्तों एक बात याद कर लो कि अगर कहीं पे समानुपाती का चिन्ह दिखता है, अगर कहीं पे समानुपाती का चिन्ह दिखता है, ठीक है मेरे भाई, अगर कहीं पे समानुपाती का चिन्ह दिखता है तो उसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे भाई मैं वो कांस्टेंट k लगाता हूँ, ठीक है, वो कांस्टेंट k है। समानुपाती को हटाने के लिए एक स्थिरांक लगाया जाता है जो कि k है, तो यहाँ पर जाएगा k इंटू Q1 इंटू Q2 और बटा में R स्क्वायर। ठीक है, k इंटू Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। तो मेरे भाई ये जो फॉर्मूला आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला से तुम दो आवेशों के बीच के कूलम बल को निकाल सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, तुम इनके बीच के कूलम बल को निकाल सकते हो। एक बार जरा मैं फॉर्मूला ध्यान से यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, सारे मेरे भाई ध्यान से देखना। मान लो एक प्लस चार्ज है मेरे दोस्त और एक माइनस, ये भी प्लस चार्ज है मेरे दोस्त। मान लो डिस्टेंस r है, ठीक है मेरे भाई, इस पर चार्ज Q1 इस पर चार्ज Q2। तो मैं तुमसे पूछूँ कि लगने वाला बल का मान क्या होगा दोस्तों? तो मेरे भाई लगने वाला बल का मान हो जाएगा k Q1 इंटू Q2 बटा में R स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। ठीक है, अब मेरे भाई ये जो k है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ये जो k है मेरे भाई ये एक स्थिरांक है। ठीक है, क्या है मेरे भाई? ये एक कांस्टेंट है, ये एक स्थिरांक है और इसका मान मेरे भाई होता है 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है दोस्तों, इसका मान क्या होगा मेरे भाई? 9 गुना 10 की पावर 9। इस बात को ध्यान से रखना कि k एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट का मान मेरे दोस्तों कितना रखा गया है? k बराबर 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है मेरे भाई, k बराबर 9 गुना 10 की पावर 9। क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब मैंने जो भी तुम्हें बताया है उसको मैंने एक बार नोट्स में लिख दिया है, उसको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, सारे लोग ध्यान से देखेंगे कूलम ने क्या बोला है, कूलम का नियम क्या है, मैंने नोट्स में लिख दिया है। एक बार मैं मेरे भाई ध्यान से पढ़ता हूँ इसको। कूलम का जो कथन था मेरे दोस्तों उसमें ये बोला गया कि यदि दो बिंदु आवेश, ठीक है मेरे भाई, दो बिंदु आवेश Q1 और Q2
एक दूसरे से r दूरी पर है तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल मेरे भाई आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और मेरे भाई दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करती है। मतलब मेरे भाई जो कूलॉम का नियम है वो दो आवेशों के बीच काम करता है और इनके बीच में जो बल लग रहा है ना, दोनों के केंद्र को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, मतलब इधर लगेगा बल। ठीक है मेरे भाई, दोनों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश। ठीक है, ये देखो मेरे भाई प्लस चार्ज दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। इधर लगेगा F, इधर लगेगा F, डिस्टेंस R। ठीक है मेरे भाई, अगर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज है तो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कूलॉम ने बोला कि ये जो बल है दोनों के गुणनफल के बराबर Q1 इंटू Q2। ठीक है, और दूरी के स्क्वायर के वर्ग अनुपाती होगा। ठीक है, तो दोनों को जब मिलाया जाएगा मेरे दोस्तों तब मुझे एक फॉर्मूला मिलेगा F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, F का फॉर्मूला मिल गया K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ मेरे दोस्तों F का मतलब हुआ बल, Q1 Q2 का मतलब मेरे भाई आवेश और R का मतलब मेरे दोस्त दूरी और K मेरे भाई कूलॉम नियतांक है। ठीक है मेरे दोस्तों, K का मतलब क्या होता है, कूलॉम नियतांक। और K का मान मैंने कितना बोला था, K का मान मेरे दोस्तों 9 गुना 10 की पावर 9। ठीक है मेरे भाई, K का मान कितना है, 9 गुना 10 की पावर 9। तो अब आज मैंने कूलॉम का नियम क्या है बहुत ही अच्छे से बताया। ठीक है, इस लेक्चर को प्यार से देखना, आराम से देखना, चीज़ों को बहुत ही बारीकी से सीखना। ठीक है, इस लेक्चर को मैं करने वाला हूँ ख़त्म। ठीक है, आगे ऐसे ही ये सीरीज आती रहेगी। ठीक है, सारा कुछ मैं कवर करने वाला हूँ, ध्यान से पढ़ते जाना आराम से। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, तो लेक्चर को करते हैं ख़त्म। लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया। ठीक है, एक कमेंट कर देना कैसा लगा ये लेक्चर।